तो आज हम जिस किताब की दुनिया में उतरने वाले हैं उसका नाम है दिल्ली दरबार। सत्यव्यास की किताब। हाँ, सत्यव्यास की। और जो स्रोत हमारे पास हैं वो इस किताब को दोस्ती, प्यार और दिल्ली के छात्र जीवन की एक बहुत मजेदार कहानी बताते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हमारी कोशिश सिर्फ कहानी दोहराने की नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझना चाहते हैं कि सत्यव्यास की कलम में ऐसा क्या जादू है कि एक साधारण सी लगने वाली कहानी आज भी लोगों से इतना गहरा जुड़ाव महसूस कराती है। सही कहा। हमारा मिशन है उस क्राफ्ट को डिकोड करना। हम ये देखेंगे कि व्यास कैसे भाषा, ह्यूमर और किरदारों के जरिए वो जो छोटे शहरों से आए युवा हैं, हाँ। उनकी आकांक्षाओं को, उनकी असुरक्षाओं को और उनके संघर्ष को एक बड़े कैनवस पर उतारते हैं। ये सिर्फ राहुल और मोहित की कहानी नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की कहानी है। हाँ, जो अपनी पहचान की तलाश में है। चलिए तो फिर इसी के साथ इस चर्चा को शुरू करते हैं। कहानी के केंद्र में दो दोस्त हैं, राहुल मिश्रा और मोहित सिंह। टाटा नगर से आते हैं। हाँ, टाटा नगर से MBA करने दिल्ली आते हैं। और राहुल, जिसे पंडित या झाड़ी भी कहते हैं, वो एक टिपिकल दिलफेक आशिक है। लेकिन मुझे जो बात दिलचस्प लगी वो ये कि उसकी इस लापरवाह और बिंदास पर्सनालिटी के नीचे कहीं ना कहीं एक गहरी असुरक्षा छिपी हुई है। बिल्कुल। क्या उसकी लगातार शायरी करना और मजाकिया बनना सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने का तरीका है, या अपनी उस असुरक्षा को छिपाने का एक कवच है? ये बहुत ही सटीक अवलोकन है। राहुल का किरदार सिर्फ एक कॉमिक कैरेक्टर नहीं है। नहीं, वो उस मानसिकता का प्रतीक है जो छोटे शहर का युवा अपने साथ लेकर आता है। एक तरफ तो बड़े शहर को जीत लेने का आत्मविश्वास है, और दूसरी तरफ यहाँ की भीड़ में खो जाने का डर भी है। तो उसकी शायरी, उसका ह्यूमर, ये दरअसल भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाने का हथियार है। अच्छा। वो दिखाना चाहता है कि मैं सिर्फ एक और लड़का नहीं हूँ, मेरे पास एक अंदाज है। और मोहित, उसका दोस्त, इस बात को समझता है। इसीलिए वो सिर्फ उसका दोस्त नहीं, उसका एंकर है जो उसे हकीकत से जोड़े रखता है। ये एंकर वाली बात बहुत सही कही आपने। पर एक सवाल उठता है, अक्सर मोहित को एक परफेक्ट दोस्त के तौर पर देखा जाता है ना? हाँ, जो हमेशा राहुल को बचाता है। बिल्कुल। लेकिन क्या हम ये भी कह सकते हैं कि मोहित का हर बार राहुल को बचाना उसे अपनी गलतियों से पूरी तरह सीखने से रोक भी रहा है? क्या ये एक तरह की कोडिपेंडेंसी है जहां दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं? अब आपने इस रिश्ते की सबसे जटिल परत को छू लिया है। मैं परफेक्ट शब्द से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अच्छा। व्यास ने इस दोस्ती को बहुत ईमानदारी से दिखाया है। ये कोई फिल्मी दोस्ती नहीं है जहां एक दोस्त हमेशा सही होता है। मोहित का राहुल को संभालना कई बार उसे एक बड़ी गलती करने से बचाता है, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि वो राहुल को उसके किए धरे के परिणामों का पूरा सामना करने का मौका भी नहीं देता। लेखक इस सवाल को पाठक के लिए खुला छोड़ देता है कि सच्ची दोस्ती का मतलब क्या है। हाँ। कि क्या सच्ची दोस्ती का मतलब हमेशा बचाना होता है या कभी-कभी गिरने देना भी होता है। ये रिश्ता ग्रे है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, और यही इसे असली बनाता है। और इसी दोस्ती की केमिस्ट्री को परखने के लिए कहानी में एंट्री होती है परिधि की। बिल्कुल। यहाँ से कहानी में रोमांस का एंगल शुरू होता है। लेकिन मुझे लगता है कि किताब का असली मजा राहुल और परिधि के रोमांस में नहीं है। किसमें है फिर? वो मजा है उस रोमांस को कामयाब बनाने के लिए राहुल और मोहित की प्लानिंग में और उसके बाद होने वाली कॉमेडी में। खास तौर पर राहुल की शायरी। हाँ, और यहीं पर हमें लेखक के क्राफ्ट की दाद देनी पड़ेगी। वो ह्यूमर पैदा करने के लिए एक बहुत ही क्लासिक साहित्यिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। क्या? एक ऊंचे विचार को जमीनी हकीकत से टकराना। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं हम? जैसे मान लीजिए राहुल परिधि को इम्प्रेस करने के लिए कहता है, तुम्हारी आंखों की गहराई में डूब जाने को जी चाहता है। हाँ, सुनने में बहुत रोमांटिक है। पर मोहित इसका धागा ही खोल देता है। और यही लेखक की खूबी है। मोहित तुरंत जवाब देता है, भाई पहले तैरना सीख ले, दिल्ली में वैसे भी नाले बहुत गहरे हैं। बिल्कुल। ये संवाद सिर्फ कॉमेडी नहीं है, ये एक पल में रोमांस के गुब्बारे से हवा निकाल देता है। सही कहा। व्यास यहाँ ये दिखा रहे हैं कि कैसे रोमांटिक क्लिच दिल्ली जैसे शहर की प्रैक्टिकल और कठोर सच्चाई के सामने कितने खोखले लगते हैं। हर शायरी के बाद मोहित उसका विश्लेषण नहीं करता, वो एक तरह से पोस्टमार्टम करता है। पोस्टमार्टम, ये शब्द सही है। हाँ, वो उस मरी हुई शायरी को चीर फाड़ कर बताता है कि इसकी मौत का कारण क्या था, खराब तुकबंदी, घिसे पिटे शब्द, या हकीकत से कोसों दूर की कल्पना। बिल्कुल। यानी ह्यूमर सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है, ये किरदारों की दुनिया और उनकी सोच के बारे में भी कुछ कहता है।
राहुल सपनों की दुनिया में जीता है और मोहित उसे बार बार जमीन पर पटकता है। और ये सारी उठापटक हो रही है दिल्ली शहर की गोद में। अक्सर कहा जाता है कि इस किताब में दिल्ली सिर्फ एक लोकेशन नहीं, एक किरदार है। चलिए आज इस बात को सच में खोलकर देखते हैं। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शहर की अपनी एक पर्सनैलिटी है जो किरदारों के फैसलों पर सीधा असर डालती है। सिर्फ ट्रैफिक और मेट्रो की भीड़ गिना देना काफी नहीं है। तो फिर क्या? इसे 3 स्तरों पर समझते हैं। पहला, गुमनामी। दिल्ली की गुमनामी राहुल को वो आजादी देती है जो उसे टाटा नगर में कभी नहीं मिलती। अच्छा। वो यहाँ ज्यादा लापरवाह, ज्यादा बिंदास हो सकता है क्योंकि कोई शर्मा जी का लड़का उसे जज करने वाला नहीं है। ये शहर उसे खुद को नए सिरे से घड़ने का मौका देता है। ये दिलचस्प है। और दूसरा स्तर? दूसरा स्तर है प्रतियोगिता। हम्म। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां हर कोई आगे बढ़ने की होड़ में है। ये माहौल राहुल के किरदार के एक और अहम पहलू को जन्म देता है। उसका मंत्र सफलता का एक शॉर्टकट हमेशा होता है। ये सिर्फ उसकी चालाकी या आलस नहीं है, ये उस शहर का उस पर असर है जहां हर कोई जुगाड़ से आगे निकलना चाहता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। और तीसरा स्तर शहर का भूगोल होगा शायद। बिल्कुल, तीसरा स्तर है शहर का भूगोल और उसकी सामाजिक बनावट। परिधि का पूर्वी दिल्ली में रहना और राहुल मोहित का मुखर्जी नगर की पीजी में रहना, ये सिर्फ 2 पते नहीं है। ये 2 अलग-अलग दुनियाएं हैं। हाँ, एक तरफ एक स्थापित मध्यम वर्गीय दिल्ली है और दूसरी तरफ स्ट्रगलर्स की अस्थायी दुनिया। राहुल का परिधि तक पहुंचना सिर्फ एक लड़की तक पहुंचना नहीं है। ये उस दूसरी ज्यादा स्थिर दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश भी है। एकदम सही। तो शहर यहाँ एक मूक दर्शक नहीं बल्कि एक एक्टिव फोर्स है जो उनके रिश्तों, उनके संघर्ष और उनकी महत्वाकांक्षाओं को आकार देता है। वाह, इस तरह से मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था। तो राहुल का जो शॉर्टकट वाला फलसफा है वो सिर्फ उसका व्यक्तिगत गुण नहीं बल्कि दिल्ली में टिके रहने का एक सीखा हुआ तरीका है। हाँ, और सत्यव्यास इस एक लाइन के जरिए एक पूरी पीढ़ी की मानसिकता पर टिप्पणी करते हैं। ये वो पीढ़ी है जो सफलता के पारंपरिक लंबे रास्तों से थक चुकी है। वो तुरंत परिणाम चाहती है। हाँ, तुरंत, भले इसके लिए कुछ नियम तोड़ने पड़े। व्यास इस फलसफे के माध्यम से नैतिकता के कुछ जरूरी सवाल भी उठाते हैं। जुगाड़ और धोखाधड़ी के बीच की रेखा कहाँ है? और एक शॉर्टकट कब तक जायज है? सही सवाल। और कब वो आपको आपके अपनों से ही दूर कर देता है? और कहानी का सफर इसी सवाल का जवाब देता है। राहुल को ये समझ आता है कि पढ़ाई में, नौकरी पाने में शायद शॉर्टकट काम कर जाए, लेकिन रिश्तों में नहीं। हाँ, खासकर प्यार और दोस्ती में इसका कोई विकल्प नहीं होता। तो एकदम उसका असली विकास तब होता है जब वो ये समझता है कि परिधि का विश्वास जीतने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, उसे बदलना होगा, जिम्मेदार बनना होगा। तो उसका क्लाइमैक्स सिर्फ शादी करना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका क्लाइमैक्स है उस जिम्मेदारी को स्वीकार करना। ये एक तरह से उसका कमिंग ऑफ एज मोमेंट है जहां लड़कपन खत्म होता है और वो एक वयस्क की तरह सोचना शुरू करता है। उसकी असली जीत प्यार पाना नहीं बल्कि प्यार के काबिल बनना है। बहुत खूब कहा। ये किताब के अंत को एक नई गहराई देता है। ये सिर्फ एक हैप्पी एंडिंग नहीं है बल्कि एक अर्न्ड एंडिंग है जिसे राहुल ने अपनी मेहनत और बदलाव से कमाया है। सही कहा। और अंत में मोहित के साथ उसकी दोस्ती वैसी ही बनी रहती है, बल्कि और मजबूत हो जाती है, क्योंकि अब राहुल को मोहित की जरूरत सिर्फ अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए नहीं है, उसे एक सच्चे साथी की जरूरत है। हाँ, कहानी दिखाती है कि चाहे जिंदगी में प्यार आए या जाए, चाहे करियर बने या बिगड़े, सच्ची दोस्ती वो लंगर है जो आपके जहाज को हमेशा संभाले रखती है। अगर हम सत्यव्यास की लेखन शैली की बात करें तो क्या चीज इसे इतना खास बनाती है? क्योंकि कहानी तो मतलब बहुत सरल है। इसकी खासियत इसकी सादगी में ही छिपी है। व्यास गंभीर साहित्यिक भाषा का बोझ पाठक पर नहीं डालते। उनकी भाषा वही है जो दिल्ली के लड़के लड़कियां आपस में बोलते हैं, हिंदी अंग्रेजी के शब्दों और ताज़ा तरीन स्लैंग का एक मजेदार मिश्रण। उनके संवाद बहुत असली लगते हैं। हाँ, वो किसी नाटक के संवाद नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे आप अगले कमरे में अपने दोस्तों की बातें सुन रहे हों। ये अपनेपन का एहसास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो दिल्ली दरबार सिर्फ एक हल्की फुल्की कॉलेज रोमांस कहानी से कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। ये दोस्ती की गर्माहट, पहले प्यार की मासूमियत और दिल्ली की भागदौड़ की कहानी तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये आधुनिक भारत में महत्वाकांक्षा, शहरी ग्रामीण विभाजन और दोस्ती के रिश्ते के एक नए शहरी परिवार में बदलने का एक सूक्ष्म दस्तावेज भी है। वाह! ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की बड़ी सफलताओं के बीच
दोस्तों के साथ बिताए वो छोटे छोटे बेफिक्री वाले पल ही हमारी असल कमाई होते हैं। एक बेहतरीन सारांश। यह किताब उस दौर की याद दिलाती है जब भविष्य की चिंता तो थी, लेकिन दोस्तों का साथ उस चिंता पर हमेशा भारी पड़ता था। और इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में उठता है। बताइए। छोटे शहरों से बड़े शहरों में आने वाले युवाओं की कहानियों में ऐसी कौन सी बात है जो हमें हमेशा अपनी ओर खींचती है? क्या ये सिर्फ उनके संघर्ष और सफलता की कहानी है या कुछ और है? ये सोचने वाली बात है। मुझे लगता है ये पहचान के द्वंद्व की कहानी है। सवाल ये है कि बड़े शहर में फिट इन होने की कोशिश में हम अपने छोटे शहर की पहचान का कौन सा हिस्सा पीछे छोड़ देते हैं, कौन सा बचा कर रखते हैं और कौन सा हिस्सा अनजाने में ही हमसे छूट जाता है। राहुल जैसे किरदार क्या अपनी जड़ों का जश्न मना रहे हैं या असल में वो कभी उनसे निकल ही नहीं पाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसकर सोचने के लिए ये किताब हमें मजबूर करती है।